Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, and you know very well, I am teaching you from the platform of Punjab Group of Colleges. And you know this fact that we have started chapter number 13 and we have finished respiration in plants and then respiration in hydra. And now we want to move on to the next topic, and next topic is respiration in earthworm, right? और earthworm में respiration कैसे हो रही है? Let's move to the whiteboard. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। तो इसके लिए आपको पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 कि व्हाट इज़ अ फाइलम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका फाइलम है स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट एनेलिडा। नेम ऑफ दिस फाइलम इज एनेलिडा। और अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर, व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर से मुराद मेरे पास ये होती है कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशनल फीचर कौन सा है। डायग्नोज करना क्या होता है, किसी चीज़ की तशखीस करना, उस तक पहुंचना। तो आप ऐसा कौन सा फीचर ढूंढेंगे या तलाश करेंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इट शुड बिलोंग टू फाइलम एनेलिडा। तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि नंबर 1 कि ये राउंड वर्म्स हैं, ये गोल गोल से ऑर्गेनिज्म हैं, राइट। लेकिन सिर्फ राउंड वर्म नहीं है, प्लस इन राउंड वर्म के साथ हमें इनकी बॉडी में सेगमेंट्स भी नज़र आते हैं। और अगर एक ऐसा राउंड वर्म हो जिसकी बॉडी सेगमेंट्स में या पीसेस में डिवाइडेड हो, तो हम उसे बोलेंगे कि इट इज़ अ सेगमेंटेड राउंड वर्म। दिस सेगमेंटेड राउंड वर्म इज नोन एज व्हाट एनेलिड। और अगर कोई बंदा आप लोगों से इसकी एग्जाम्पल्स पूछ ले तो यू शुड राइट नंबर 1 earthworm, right, and number 2 is nereis, right। तो ये इसकी दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को आप माइंड में रखें, उनकी मॉर्फोलॉजी को अपने माइंड में रखें, तो डेफिनेटली आप लोगों को इस फाइलम तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद जो अगली बात है वो ये कि क्या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। वी वांट टू फाइंड अ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन व्हाट अर्थवर्म वी हैव टू फाइंड। तो जब मैंने डिफरेंट डायसेक्शंस की तो मुझे लंग्स की तरह से या गिल्स की तरह से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब ये है देयर इज़ नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इसके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो फिर ये वाला ऑर्गेनिज्म O2 कैसे एब्जॉर्ब करता है और CO2 से निजात कैसे हासिल करता है। तो उस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हीं फीचर्स को अपने माइंड में रिकॉल करना पड़ेगा जो किसी भी सरफेस को रेस्पिरेटरी फीचर्स असाइन करती थी। तो हमने क्या देखा, क्या हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि वो कुछ 4 या 5 फीचर्स थे। अगर वो वाले 4-5 फीचर्स किसी रेस्पिरेटरी सरफेस पे प्रेजेंट हों तो इसका मतलब ये है कि उस सरफेस पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है और वहाँ से हम CO2 से निजात हासिल कर सकते हैं। मीन टू से वी कैन गेट रिड ऑफ दैट वेरी गैस, राइट। सो वो फीचर्स कौन कौन से थे, क्विकली उसको रिवाइज करते हैं। नंबर 1 कि दैट पर्टिकुलर सरफेस शुड बी मॉइस्ट, कि वो पर्टिकुलर सरफेस है वो मॉइस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट, राइट। फिर उसके बाद हमने दूसरी जो फीचर पढ़ा था वो क्या था स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर देयर शुड बी अ वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए, राइट। जाहिर है कि अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट होगी तो सरफेस कैसी हो जाएगी, रेड, राइट। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर देयर शुड बी अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट फॉर व्हाट गैसेस। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन उस सरफेस में कम होनी चाहिए, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होनी चाहिए, और CO2 सरफेस में ज़्यादा होनी चाहिए और एनवायरनमेंट में कम होनी चाहिए, राइट।
और उसके बाद नंबर 4 बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर सरफेस को देयर शुड बी व्हाट अ वेरी थिन व्हाट एपिथेलियम। अगर यहाँ पे एपिथेलियम है तो वो बहुत थिन हो, और अगर उसके ऊपर क्यूटिकल है तो वो क्यूटिकल पोरस और थिन होनी चाहिए। और फिर 5th बात हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, देयर शुड बी अ वेरी minimum distance for this particular gas to travel for what effective exchange। तो ये 5 फीचर्स अब मुझे ढूंढने हैं कि ये मुझे अर्थवर्म की बॉडी में कहाँ नज़र आते हैं। तो आइए ऐसा करते हैं कि हम अर्थवर्म के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स के हम इसी पर्टिकुलर डायग्राम को, इसी पर्टिकुलर फैक्ट को एक खूबसूरत इमेज से भी समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद डायग्राम ड्रॉ करने नहीं चाहिए। तो लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इस पर्टिकुलर अर्थवर्म की बॉडी को सेगमेंटेड शो करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द फुल अर्थवर्म, मैं तो सिर्फ उसका एक छोटा सा एक पीस ड्रॉ करूँगा, समथिंग लाइक इट। और यू नो वेरी वेल कि ये जो अर्थवर्म है ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर मैंने ड्रॉ की है स्टूडेंट्स इज वेरी फाइन, इट इज़ वेरी थिन, सो डेफिनेटली इट इज़ व्हाट एपिथेलियम, यू नो इट इज़ वेरी फाइन। फिर उसके बाद मैंने डेलिबरेटली इस पर्टिकुलर स्किन को क्या ड्रॉ किया है, रेड, ये रेड स्किन। इसको मैंने क्यों से शो किया है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्लड है, राइट। तो ब्लड इसके ऑल अराउंड ज़रा सेक्शन नज़र आ रहा है तो आपको 2 पॉइंट नज़र आएगा, बट ब्लड इज प्रेजेंट इन इट्स स्किन एट एवरी प्लेस, राइट। अब आपने बात को ज़रा गौर से सुनना है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड, एंड दैट वेरी फ्लूइड इज लाइंग इन दिस वेरी कैविटी अराउंड इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक। इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के बाहर, यानी कि अगर मैं इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ बनाऊँ तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक कहीं यहाँ सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है, समथिंग लाइक इट। मैं बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। और इस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ट्रैक के बाहर और स्किन के नीचे यहाँ पे मुझे एक फ्लूइड नज़र आता है, एंड दैट वेरी फ्लूइड जिसे मैं यहाँ डॉट से शो कर रहा हूँ, दैट वेरी फ्लूइड इज कॉल्ड एज व्हाट, सिलोमिक फ्लूइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसे, सिलोमिक फ्लूइड। दिस वेरी फ्लूइड इज नोन एज सिलोमिक फ्लूइड। मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लूइड पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों किया है, बिकॉज कि यही तो वो फ्लूइड है जो आहिस्ता आहिस्ता इस पर्टिकुलर स्किन के अंदर पाई जाने वाली ट्यूब्स में से, लुक एट दिस कि मैंने क्या किया है कि मैंने डिफरेंट जगहों से इस पर्टिकुलर स्किन को क्या कर दिया है, कट लगा दिए, राइट। और इन पर्टिकुलर कट्स के दरमियान में लुक एट दिस कि मैं होल स्पैनिंग आर पार गुजरने वाली ट्यूब्स को शो कर रहा हूँ। लुक एट दिस, ये ट्यूब्स हैं, और ये जो पर्टिकुलर ट्यूब्स हैं स्टूडेंट्स, यही वो चैनल्स हैं, यही वो रास्ते हैं कि जिसके अंदर से सिलोमिक फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता, क्या मैंने वर्ड यूज़ किया है, ऊज आउट। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया स्टूडेंट्स, ऊज। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ऊज तो इसका मतलब है रिसना। रिसना का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि पानी आहिस्ता 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 बहुत जेंटली उस पाइप में से बाहर रिस रहा है, जिसके अंदर मैंने शैतानी करके एक छलकी सी क्या कर दी है, कॉमन पिन चुभा दी। अगर मैं किसी भी पानी देने वाले पाइप के ऊपर हल्का सा छोटा सा प्रिक कर दूं, उसके ऊपर पिन लगा दूं, तो डेफिनेटली उसमें छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा, और जब मैं उस पर्टिकुलर पाइप के आगे हाथ रख लूँगा तो उस पर्टिकुलर पाइप में से ज़ाहिर है फ्लो बढ़ भी जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल फ्लो चल रहा है तो उस पर्टिकुलर फाइन सी ट्यूब में से पानी आहिस्ता आहिस्ता उस पर्टिकुलर पाइप की सरफेस के ऊपर ही चिपका रहेगा, गीला करता रहेगा। यही वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर से सिलोमिक फ्लूइड यहाँ बाहर रिसता रहता है और इस पर्टिकुलर सरफेस को एक बहुत
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी असाइन करता है, वो क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज कि इट्स सरफेस शुड बी मॉइस्ट। तो इसकी सरफेस के मॉइस्ट होने के पीछे इसकी अपनी किसका हाथ है? सेक्रीशन का हाथ है। इट इज नॉट गेनिंग दिस पर्टिकुलर सेक्रीशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, रादर इट इज सप्लाइंग दिस पर्टिकुलर मॉइस्चर फ्रॉम इट्स इनसाइड, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर सिलोमिक कैविटी को देखा जाए तो इसके अंदर सेक्रेटरी मेम्ब्रेन्स हैं। वो सेक्रेटरी मेम्ब्रेन्स इस पर्टिकुलर सेक्रेटरी फ्लूइड को सेक्रेट करती रहती हैं और ये वाला सेक्रेटरी फ्लूइड फिर आहिस्ता आहिस्ता इन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स में से ऊज आउट होकर सरफेस को क्या करता रहता है? मॉइस्ट करता रहता है, राइट। प्लस आपको ये वाली बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के टॉप मीन्स ऊपर वाली साइड पे एक ब्लड वेसल है, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ले, मैं इसी को नाम लिखा हूँ यहाँ पे इसके लिए। इट इज कॉल्ड एज डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल। सिमिलरली एक मेरे पास ब्लड वेसल नीचे वाली साइड पे है। आपको पता चला कि मैंने आप लोगों के साथ कल बहुत डिटेल से डायमेंशंस को, डायरेक्शंस को क्यों जिक्र किया? ऊपर वाली तरफ मैंने बोला था कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो ऊपर वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो चूंकि मैंने यहाँ पे एक हमेशा जिक्र किया है एक डॉर्सल ब्लड वेसल का, तो अगर मेरे माइंड में ये पिक्चर नहीं है कि ये डॉर्सल लफ्ज किस अगले इस्तेमाल हो रहा है, तो आई कैन नॉट परसीव इट एट ऑल। So to have a better picture in your mind, to have a better perception, you must have what? The idea what is meant by dorsal, what is meant by you can say ventral, what is meant by anterior, what is meant by posterior, and then what is meant by ventral. So एक ब्लड वेसल मेरे डॉर्सल साइड पर है, उसका नाम क्या है? डॉर्सल ब्लड वेसल। सिमिलरली एक ब्लड वेसल यहाँ नीचे भी प्रेजेंट है और इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को हम नाम कह देते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। ये नीचे वाली साइड पर होती है। ये वो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, ये वो मेजर ब्लड वेसल्स हैं कि जो रेमिफाई होती हैं, मीन ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं। ये वाली ब्रांचेस नॉट ओनली एंटीरियर साइड पे, नॉट ओनली अंदर वाली साइड पे होती हैं, बल्कि ये वाली ब्रांचेस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्किन में भी होती हैं, यानी कि ये टॉप सरफेस के ऊपर जा रही होती है, राइट। और यही वो एक सेकेंड रिक्वायरमेंट थी जो हमें चाहिए थी कि देयर शुड बी अ वेरी रिच व्हाट? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो वो भी यहाँ पे पूरा हो गया हमारे पास। जैसे मैंने बोला कि ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, जाहिर है सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ये वाली ऑक्सीजन फिर डिफरेंट किस्म के व्हाट हार्ट्स के थ्रू कहाँ जाती है? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? इसको डिस्कस करने की बहुत ही आसान सी बात है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ब्लड में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट ब्लड में? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड दैट वे रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो हम कहते हैं कैपिटल H एंड स्मॉल b। एंड आप लोग ये भी पढ़ के ग्रेड 9 से कि जब भी मैं HB को O2 के साथ ऐड करवाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? HB लूज बॉन्ड O2। ये जो मैंने मद डाल दिया यहाँ पे, इसका मतलब है कि लूज बॉन्ड है। इट इज अ डिसोसिएटेबल, टूट जाने वाला बॉन्ड है, जो डिपेंड किस पे करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। तो जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो क्या बनेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगी स्टूडेंट्स मेरे पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप मुझे सोच के बताएं ज़रा कि किस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है? तो श्योरली एट द लेवल ऑफ स्किन। तो वो वाली ब्लड कैपिलरीज जो स्किन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट, वहाँ पे जाहिर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो ये वाला रिएक्शन जाहिर है कहाँ हो रहा है? मेरी स्किन में। और अगर मेरी स्किन हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में इन्वॉल्व हो रही हो तो मैं इस किस्म की रेस्पिरेशन को क्या बोलता हूँ? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वेन एवर आई से क्यूटेनियस, तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन, राइट। अब ये वाली ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ चली जाएगी?
ज़ाहिर ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी, और ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद ये जाएगी कहाँ, ऑर्गन्स के पास। याद रखिए हमारी बात ये है कि यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नॉट दैट मच एक्सटेंसिव, और नंबर 2 कि जो ब्लड है वो हर सेल के पास नहीं जा रहा, लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो रोल ऑफ डिफ्यूजन है फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल एंड टू अदर सेल एंड टू नेक्स्ट सेल, इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन ऑर्गेनिज्म लाइक अस, राइट। तो इस ऑर्गन से ये फिर सेल टू सेल डिफ्यूज होगी, लिहाजा यहाँ पे जो रेट ऑफ जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब ये वाली ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे सेल्स के पास जाएगी, तो यू नो वेरी वेल कि हमारे सेल्स में पीपी ऑफ O2 भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जो ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ये वाला डिसोसिएट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैं अक्सर एक वर्ड बोलता हूँ आप लोगों के, टूट गई तड़ाके करके, तो ये वाला बॉन्ड फौरी तौर पे क्या करेगा, टूट जाएगा। जो ही ये बॉन्ड टूटेगा तो हीमोग्लोबिन अब फारिग हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन विल गो टू द सेल, ये सेल के पास चली जाएगी। अब सेल्स क्या करेंगे कि सेल्स इस पर्टिकुलर CO2 को यूज करेंगे, और यूज करने के बाद उसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू गुजार के किस में कन्वर्ट कर देंगे, CO2 में। अब ये वाली CO2 किससे कंबाइन हो जाएगी, जाहिर है HB के साथ। जब ये से कंबाइन होगी तो अब जो चीज़ मेरे पास बनेगी वो भी किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे। नाम क्या है उसका, HB लूज बॉन्ड CO2, इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। और ये वाली कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन फिर दोबारा कहाँ आएगी, इसकी स्किन के पास। सो स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द respiration in case of the earthworm. So this is all about what, the respiration in earthworm. Now look at this image. अब आप इस इमेज को देख रहे हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ फार्मर्स फ्रेंड। ये तो फार्मर का बहुत अच्छा दोस्त है, और इस पर्टिकुलर दोस्त को हम किस नाम से जानते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, यस, अर्थवर्म के नाम से। लुक एट दिस, इट इज वेरी शाइनी, इट इज वेरी, यू कैन से sparkling due to definitely presence of water or moisture on its surface। और अगर मैं इसके अंदर मूव करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, लुक एट इट सेक्शन, कि एक ब्लड वेसल इसके ऊपर है और एक ब्लड वेसल इसके नीचे है। तो जो ऊपर वाली ब्लड वेसल उसका नाम क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल, और नीचे वाली का नाम क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल। अब इन पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स ऑर्गेनिज्म को जब मैं सेक्शन कट करता हूँ तो मुझे इसके अंदर वही सिलोमिक कैविटी नजर आ रही है, और उस सिलोमिक कैविटी के अंदर सिलोमिक फ्लूइड भी नजर आ रहे हैं। आप जरा गौर से देखें तो हमने इसके ऊपर वाले पॉइंट पर प्रॉपर ट्यूब्स लगाई हैं, जहां से आप लोगों को ये सिलोमिक फ्लूइड उसकी सरफेस के ऊपर ऊज आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से इसकी जो टॉप सरफेस है ये क्या हो गई, डेफिनेटली मॉइस्ट, राइट। और फिर जो चीज़ आपने और गौर से देखनी है कि लुक एट दिस, कि ये राउंड वर्म सा है, and this particular roundworm is also provided with segments being pieces of the body, therefore it should be what, an annelid। और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो ज़ाहिर हमने आप लोगों से लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। सो रेस्पिरेशन इन कॉकरोच को स्टडी करने से पहले, जैसे मेरी हमेशा आदत है, मैं बाबा चीज़ों को रीइंफोर्स करता रहता हूँ। हालांकि हमने ये वाली सारी बातें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखी हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि कॉकरोच का ताल्लुक किस फाइलम से है। तो आप लोगों को पता है कि नेम ऑफ इट्स फाइलम इज व्हाट, एनीबॉडी? यस, यू आर राइट, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। अब ये बात मैंने वहां एक्सप्लेन की थी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। इसका मतलब है कि जहां कहीं भी वर्ड आता है ऑर्थ्रो तो इसका मतलब है जॉइंट्स, जॉइंट्स, एंड पोडा मीन उसके पांव, फीट या लेग्स, लेग्स और फीट। तो आप लोगों को जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उन सब के ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन में जॉइंट्स नजर आते हैं। भाई जॉइंट्स तो आप लोगों की बाजू में भी है, जॉइंट्स तो मेरी बॉडी में भी है,
तो क्या मेरा ताल्लुक भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ है? तो आंसर इज नो. We have got a distinct feature that is not present in case of our cockroaches, and that very feature is presence of vertebral column. You know, we have got vertebral column. Despite of the fact that we have got joints in our limbs, we cannot be included in arthropoda. So arthropods are the organisms having joint in their feet without vertebral column, right? So हम चलते हैं इस पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड के बारे में कुछ मजीद बातें करते हैं, जिसमें आप लोगों को ये बात भी पता है कि इनके अंदर एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर नज़र आता है, एंड दैट वेरी फीचर इज प्रेजेंस ऑफ काइटिनस स्केलेटन. इनके अंदर हमें काइटिन का बना हुआ स्केलेटन नज़र आता है. ये जो काइटिन का स्केलेटन है ये नॉट ओनली उनके बाहर है बल्कि उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, राइट? तो इस पर्पज़ के लिए आए हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ड्राइंग बनाते हैं. लुक एट दिस. पहले मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इस ऑर्गेनिज्म का डॉर्सल व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? ये डॉर्सल व्यू है, और इस पर्टिकुलर डॉर्सल व्यू में आप लोगों को क्या नजर आ रहे हैं? इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स, राइट? नंबर वन इज कॉल्ड एज हेड, राइट? एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज thorax. And number 3, this large chest portion is called as abdomen. So these are the 3 distinct zones of this organism, right? नाम आपने याद रखना है. It is cerebral region, it is thoracic region, it is abdominal region. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कौन सा व्यू ड्रॉ करूं? लेटरल. याद है क्या था लेटरल? ये साइड वाला. It was dorsal. मैंने बोला था D for dorsal, D for dark, V for ventral, V for white, and this one is lateral, साइड वाला व्यू. तो अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म का एक लेटरल व्यू ड्रॉ करूं, समथिंग लाइक इट, दिस इज अ लेटरल. और अगर आप इस लेटरल व्यू में देखें तो बेसिकली लेटरल व्यू में आप लोगों को 2 प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही, राइट? 2 प्लेट्स जुड़ी हुई नजर आ रही हैं. जाहिर है एक वो वाली प्लेट है जिसे फॉर एग्जांपल कि मैं अब रेड से ड्रॉ कर रहा हूं तो डॉर्सल व्यू में ये मुझे ऊपर नजर आएंगी. तो ये डॉर्सल साइड की प्लेट्स. इन डॉर्सल साइड की प्लेट्स को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं सेम कलर से तो वो ये ऊपर वाली प्लेट्स हैं, राइट? इन ऊपर वाली प्लेट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्गा, राइट? और इसकी जो नीचे वाली प्लेट्स हैं जिन्हें मैं अब डेलिबरेटली ब्लू ड्रॉ कर रहा हूं, तो जाहिर है वो मुझे इन प्लेट्स के नीचे नजर आएंगी. तो उन पर्टिकुलर प्लेट्स को मैंने इस व्यू में डॉटेड लाइन से शो किया है कि वो मुझे उसके पीछे नजर आ रही, इसके नीचे और पीछे नजर आ रही हैं प्लेट्स. वो वाली डायग्राम लेटरल व्यू में मुझे कुछ ऐसी नजर आएंगी, समथिंग लाइक इट, राइट? तो ये 2 प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं. इनके जंक्शन पे जहां मेरी स्टर्ना और टर्गा की प्लेट्स आपस में मिलती हैं, वहां पे मुझे क्या नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 10 होल्स. 10 होल नजर आ रहे हैं, समथिंग लाइक इट, कि 2 होल कोई यहां है और 1 फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 होल यहां नजर आ रहे हैं, राइट? इन पर्टिकुलर होल्स का अपना एक नाम है. किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? तो इनका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? कि वो वाले होल्स जो इन 2 प्लेट्स में पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्पाइरकल्स, राइट? स्पाइरकल्स. और ये जो मेरे पास स्पाइरकल्स हैं इनकी पोजिशनल नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इंटीरियर पेयर, ये जो आगे वाला 2 हैं, इन्हें हम नाम देते हैं थोरेसिक स्पाइरकल्स. थोरेसिक स्पाइरकल्स. और ये जो बाकी 8 हैं, ये मैंने क्या बोला है? 2 नंबर लिखता हूं आप लोगों के लिए कि दीज आर जस्ट एंटीरियर 2. एंटीरियर, फिर वही बात, एंटीरियर क्या था?
आगे वाले 2, और ये वाले 8 पोस्टीरियर क्या कहलाते हैं? एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। एब्डोमिनल 8 pairs are abdominal spiracles and 2 pairs are what? Thoracic spiracles. याद रखना है कि ये वाला नॉमेनक्लेचर किस पे बात कर रहा है? एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर है, पोजिशनल नॉमेनक्लेचर है. इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल व्हाट नेम, इट इज नॉट फंक्शनल नेम, इट इज जस्ट एनाटॉमिकल नेम जो स्ट्रक्चर के लिहाज से. तो 2 हुए थोरेसिक और 8 हो गए स्पाइरिकल. कौन से वाले? एब्डोमिनल. लुक एट दिस. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो 2 मुझे यहाँ नजर आएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे यहाँ नजर आएंगे. 2 मुझे यहाँ नजर आएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे यहाँ नजर आएंगे. तो 8 आर बेसिकल एब्डोमिनल एंड 2 आर thoracic spiracles. राइट. अब हम बात करेंगे इसके फंक्शनल नेम. ये वाले माय डियर स्टूडेंट्स जो एंटीरियर 4 है, ये आगे वाले 4, मैं बात किसी कर रहा हूं आगे वाले 4 की. दे आर मेंट और डिजाइंड टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन रिच गैस. ये ऑक्सीजन रिच गैस को एब्सॉर्ब करने में इस्तेमाल होंगे. तो वो वाले स्पाइरिकल्स ऑक्सीजन रिच गैस को एब्सॉर्ब करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं व्हाट? इनहेलेंट स्पाइरिकल्स. इनहेलेंट स्पाइरिकल्स मींस ये हमेशा गैस को इनहेल करने के काम आएंगे. अगली बात ये है कि जो पीछे वाले क्या है? 6, ये पोस्टीरियर 6, दे विल बी यूज्ड टू गेट रिड ऑफ व्हाट? CO2. ये CO2 को बाहर निकालने के काम आएंगे. एंड उन्हें हम लोग एक्सहेलेंट और हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशनल व्हाट? स्पाइरिकल्स. तो ये हो गया उनका कौन सा नाम? फिजियोलॉजिकल नाम. ये गैस को बाहर निकालने में इस्तेमाल होते हैं और ये वाले गैस को अंदर लेने में इस्तेमाल होते हैं. लेकिन सवाल ये है कि आखिर गैस यहाँ से अंदर ही क्यों आती है और यहाँ से गैस बाहर ही क्यों जाती है? और अगली बात ये देखेंगे कि आखिर गैस अंदर बाहर मूव कैसे कर सकती है. तो उसके लिए आप लोगों को सहारा देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डायग्राम का दोबारा से. अब मेरा फोकस प्लेट्स पे नहीं है, लिहाजा मैं इन पर्टिकुलर प्लेट्स को फॉर द टाइम बिग यहाँ से क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ. नाउ यू नो वेरी वेल कि ये मेरे पास ऊपर की प्लेट्स थी और ये मेरे पास नीचे की प्लेट्स थी. अब फिर इंपॉर्टेंस आती है उसी किसकी, जो लेक्चर की जो मैंने कल आपको डायनामिक वॉल पे दिया था कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ समथिंग लाइक इट जहाँ मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या लगे हुए? मसल्स लगे हुए हैं. इन्हें मैं बोलता हूँ डॉर्सो वेंट्रल मसल. यानी कि ये वाले मसल्स डॉर्सल प्लेट्स को वेंट्रल प्लेट के साथ जोड़ रहे हैं. एंड यू नो वेरी वेल when these muscles will contract, तो उसके रिजल्ट में ये वाले सारे का सारा चैम्बर नीचे मूव करेगा. एंड when these muscles will relax, तो रिलैक्स करने से these two plates they will move apart, एक दूसरे से दूर जाएंगी. और आपको ये वाली बात भी पता है कि जब ये एक्सपैंड करेगी तो इट विल सक द एयर और जब ये कंप्रेस करेगी तो विल फोर्स द एयर आउटसाइड. इसका मतलब ये होगा कि जब ये वाले मसल्स रिलैक्स करेंगे तो एंटीरियर 4 ओपन हो जाएंगे और जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर पोस्टीरियर 6 ओपन हो जाएंगे. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये पहले तो आप इसे अंडरस्टैंड करें कि कैसे ये वाले 4 ओपन होते हैं और कब ये वाले 6 ओपन होते हैं. अब ये वाली बात भी माइंड में रखनी है कि आखिर यहाँ से हमेशा गैस अंदर ही क्यों आ सकती है और यहाँ से हमेशा गैस बाहर क्यों जा सकती है. तो इसका आंसर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन स्पाइरकल्स के ऊपर यूनिडायरेक्शनल वेल्व्स लगा दिए. मीन टू से कि ये वाले वेल्व हमेशा अंदर को खुलेंगे और ये वाले वेल्व्स हमेशा बाहर को खुलेंगे. राइट. तो जब हमारे ये वाले डॉर्सो वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स व्हेन दे विल रिलैक्स, जब वो रिलैक्स करेंगे तो हमेशा इन पर्टिकुलर वेल्व्स कितना सक्शन फोर्स डेवलप होगी, ये वाले वेल्व्स ओपन हो जाएंगे. राइट. और इन पे क्या पड़ेगी? फोर्स. तो ये बंद हो जाएंगे. ऑन द अदर हैंड जब यही वाले मसल्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन ये वाले मसल्स के वेल्व क्या होंगे? बंद हो जाएंगे
और इन वाले स्पाइरिकल्स के वेल्व्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सो इस टाइम पे इनहेलेशन होगी और इस टाइम पे एक्सहेलेशन होगी। अब चलते हैं इसी आगे वाली बात पर। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर, किसकी बात होती है, कॉकरोच साहिबा की बात हो रही है, अगर मैं इनके अंदर देखूं किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो मैं ये देखूंगा कि इन पर्टिकुलर होल्स के साथ अंदर दो बड़ी बड़ी न्यूमेटिक ducts attached है। Whenever I use the word pneumatic, it means they are pertaining to air, उसका ताल्लुक air से है। I am going to use the word pneumatic, P-N-E-U-M-A-T-I-C, it means pertaining to air। तो न्यूमेटिक चैनल्स प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है और डेफिनेटली यहां पर भी प्रेजेंट है, राइट। दे आर कनेक्टेड टू व्हाट, स्पाइरिकल। सो ये बाहर से कनेक्टेड है किसके साथ, स्पाइरिकल्स के साथ। तो ये वाली मेन ब्लड वेसल जो इन स्पाइरिकल के साथ कनेक्टेड हैं, राइट, हम उन्हें क्या नाम देते हैं, ट्रैकी, राइट। दीज टू ब्लड वेसल्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रैकी। मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लड वेसल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एयर वेसल एंड अबाउट दिस एयर वेसल। मैं इन दो एयर वेसल की बात कर रहा हूं। तो इनका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, ट्रैकी, राइट। और इन पर्टिकुलर ट्रैकी के से आगे मेरे पास क्या डिवाइड होते हैं, ट्रैक्यूल्स। ये ट्रैक्यूल्स जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रैक्यूल्स, राइट। और दीज पर्टिकुलर ट्रैक्यूल्स दे आर हाईली रेमिफाइड। Whenever I use the term ramified, highly ramified trackeoles, अगर आप लोगों को ramified का मतलब या लफ्ज याद नहीं आता तो आप सिंपल ब्रांच लिख सकते हैं। ramified का मतलब है ब्रांच। तो आप लोगों को यहाँ पे हाईली ब्रांच्ड बहुत फाइन सी ट्यूब्यूल्स नजर आती हैं। कौन सी ट्यूब्यूल्स, एयर ट्यूब्यूल्स। और उन एयर ट्यूब्यूल्स का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ट्रैक्यूल्स, राइट। अब ये जो ट्रैक्यूल्स हैं, दे आर बेसिकली सप्लाइंग ऑक्सीजन रिच एयर टू द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। चाहे वो उसका ब्रेन है, चाहे वो उसकी आईज है, चाहे वो उसकी गट है, चाहे वो उसका हार्ट है। अब कोई बंदा आपसे ये पूछे अगर कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की लोकेशन कहाँ है, तो रिमेंबर कि इसकी लोकेशन इसके रूफ के साथ है। और क्या मैंने बोला था कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रूफ, तो आंसर इज डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड पे आप लोगों को क्या नजर आएगा, ये वाला सारा सिस्टम। इट मीन्स इफ आई आस्क यू पीपल टू डाइसेक्ट अ कॉकरोच एंड फाइंड व्हाट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो you have to operate your organism from the ventral side so that dorsal side may remain intact. I think you got the point, right? तो हमें इसको कहाँ मिलेगा, अगर हमने इससे मुलाकात करनी हो तो वो सारा सिस्टम इसके ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है, इस वाली साइड पे, no one over here. You got the point? अब हम चलेंगे अगली पॉइंट की तरफ। वो क्या है कि ये अगर मेरे पास एक स्पाइरिकल है और स्पाइरिकल किससे अटैच है, जाहिर है ट्रैकी के साथ, और ट्रैकी के साथ अटैच हैं जाहिर है ट्रैक्यूल्स के साथ। ये ट्रैक्यूल्स हैं एंड दीज पर्टिकुलर ट्रैक्यूल्स दे आर हाईली रेमिफाइड, ये बहुत ज़्यादा रेमिफाइड है। और इवेंचुअली ये किसी पंजे की तरह से, किसी क्लॉ की तरह से आगे एक्सपेंड हो जाता है। ये वाला पर्टिकुलर, इसे हम बोलते हैं व्हाट, रेस्पिरेटरी सेल। एंड दिस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सेल इज हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड है विद अ फ्लूइड एंड दैट वेरी हाफ फिल्ड फ्लूइड क्या करता है, खिल जाता है। कब, जब इसके साथ आके ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि पहले ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी सेल के फ्लूइड में डिसॉल्व होगी और फिर ये वाला रेस्पिरेटरी सेल किस से अटैच है, डेफिनेटली अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, समथिंग लाइक द स्केलेटल मसल्स। तो अब ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सेल से किसके पास चली जाएगी, जाहिर है उसके मसल के पास चली जाएगी या उसके ऑर्गन्स के पास चली जाएगी। अब रिवर्स प्रोसेस होगा कि जब ये वाला ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, दोबारा लिखते हैं, रेड कब हुआ मेरे पास,
कि जब इसके अंदर आके यहाँ से O2 डिजॉल्व हुई, जब O2 डिजॉल्व हुई तो क्या हो गया, ये रेड, और ऑक्सीजन यहाँ से इसको मिल गई, मीन टिश्यू को मिल गई। ऑन द अदर हैंड जब यही वाला सेल इस पर्टिकुलर टिश्यू से आने वाली CO2 से रिच होगा तो जाहिर है उस मोमेंट पे यहाँ पे कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन CO2 रिवर्स गियर लगाती हुई इवेंचुअली किस से, एक्सहेलेंट स्पाइरिकल से बाहर निकल जाएगी, एक्सहेलेंट स्पाइरिकल से बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द कॉकरोच। आप लोगों को बेसिकली इसकी प्लेट्स के नाम याद रखने हैं, आपको स्पाइरिकल्स के नाम याद रखने हैं, आप लोगों को स्पाइरिकल्स के पोजिशनल नेम याद रखने हैं, आपको स्पाइरिकल्स के फिजियोलॉजिकल मीन फंक्शनल नेम याद रखने हैं। फिर ये देखना है कि स्पाइरिकल किस से कनेक्टेड है, और वो वाले ट्रैकी जब फर्दर डिवाइड होते हैं तो वो इनर वाली साइड पर बहुत सा ब्रांचेस देते हैं, और हर ब्रांच जाके रेस्पिरेटरी सेल पे ख़त्म होती है। रेस्पिरेटरी सेल में क्या प्रेजेंट ज़ाहिर है, फ्लूइड, और उस फ्लूइड में सबसे पहले O2 डिजॉल्व होगी। जब ये वाला फ्लूइड O2 रिच हो जाएगा तो ही ऑक्सीजन किसको मिलेगी, किसी ऑर्गन को मिलेगी, एंड रिवर्स गियर विल बी अप्लाइड टू गेट रिड ऑफ व्हाट, CO2। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन व्हाट ऑफ कोर्स कॉकरोच। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट और दें तो हम आप लोगों को ये एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, जस्ट हैव दिस एनिमेशन, और इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ गॉड के बारे में सोचिए। और जब तक आप एनिमेशन देख रहे हैं मैं आप लोगों से लूँगा इजाज़त, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, और अगर आपको ये बात समझ आई हो तो आप हमारे पे दुआ भी करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।